Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. So our today video topic is Caroline Age. हमने अपनी पिछली वीडियो में जैकोबियन एज को डिस्कस किया था, तो आज हम करेंगे कैरोलाइन एज को। कैरोलाइन लैटिन में कैरोलस को कहते हैं। कैरोलस जो है ना वो चार्ल्स होता है, क्योंकि ये चार्ल्स फर्स्ट है इस एज में किंग। चार्ल्स फर्स्ट कौन है? वो जेम्स फर्स्ट जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जैकोबियन एज का जो किंग था, ये उसका दूसरा बेटा है, जेम्स फर्स्ट। इस एज को हम एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं, क्योंकि एक जो एज होती है उसमें कोई ना कोई राइटर इतना बड़ा काम अपना कारनामा सर अंजाम देता ही है लिटरेचर में, जिसके नाम पे हम उस एज को फिर याद भी करते हैं। जैसे कि एलिजाबेथन में शेक्सपियरियन एज उसको हम कहते हैं। फिर आगे हम आए थे जैकोबियन, तो उस एज को हम एज ऑफ डन भी कहते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा राइटर था उस एज का। और अगर इस एज की हम बात करें तो इसमें है मिल्टन, जॉन मिल्टन, तो हम इसको कैरोलाइन एज भी कह सकते हैं और एज ऑफ मिल्टन भी। और कैरोलाइन इसका यूं है क्योंकि चार्ल्स को लैटिन में कैरोलस कहते हैं, उसी से फिर कैरोलाइन एज इसकी पड़ी है। थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं कि उस एज में चल क्या रहा था, फिर लिटरेचर की तरफ आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लिटरेचर पे उस बैकग्राउंड का असर ज़रूर होता है। किंग चार्ल्स फर्स्ट वॉज द ओनली किंग हु वॉज beheaded। जी, मैं भी शॉक रह गई थी जब मुझे पहली दफ़ा ये पता चला था कि किंग चार्ल्स जो फर्स्ट हैं, वो बरतानवी तारीख़ का सिर्फ़ एक ही बादशाह है जिसका सर कलम कर दिया गया था। ही वॉज़ द किंग ऑफ इंग्लैंड, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड। क्योंकि ये कमज़ोर, मासूम, शर्मीला और कोई भोला-भाला सा लड़का है जब इसने किंगशिप सँभाली है। लेकिन एक जॉर्ज विलियर्स था जो कि इसके किंग जेम्स का एक ख़ास आदमी था। उसने इस चार्ल्स को बहुत सुधारा। और जब ये 1625 को ये चार्ल्स फर्स्ट क्राउन प्रिंस बन गया, तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ था। उस शर्मीली कमज़ोरपन या भोले भालेपन से निकल आया, तो काफ़ी पुरअतपाद था। और इन 1625 को ये क्राउन प्रिंस बनता है, और 1625 को ही ये शादी करता है फ्रांस की क्वीन हेनरिटा मारिया से। और हेनरिटा मारिया जो है वो है कैथोलिक, जबकि इंग्लैंड का ये किंग है। और इंग्लैंड में किन का राज है? प्रोटेस्टेंट का। तो अवाम को काफ़ी गुस्सा है कि एक कैथोलिक से शादी क्यों की। और दूसरा जो इस एज में प्रोमिनेंट थे लोग, वो प्योरिटन थे। प्योरिटन कौन थे? प्योरिटन थे तो वही प्रोटेस्टेंट ही लोग, लेकिन वो जो वाइक्लिफ और लॉलर्ड को की नस्ल से थे। ये कट्टर मजहबी थे, ये मानते थे कि असल क्रिश्चियन तो यही हैं, और ये थे भी प्रोटेस्टेंट। और ये चाहते थे कि कैथोलिक भी हमारे जैसे हो जाएं, क्योंकि सही तो हम हैं। सो हम कह सकते हैं कि प्योरिटन वाज अ ग्रुप ऑफ रिफॉर्म्ड इंग्लिश प्रोटेस्टेंट्स हु सॉट टू प्योरीफाई द चर्च ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम इट्स कैथोलिक प्रैक्टिसेस। हम कहते थे कि उसको बचाना चाहते थे। एंड लिटरेचर वाज अफेक्टेड बाय प्योरिटन्स, क्योंकि ये तो समझते थे कि सिर्फ अगर सुपीरियर हैं तो वो तो प्योरिटन हैं, बाकी लोगों को भी उनकी थिंकिंग को फॉलो करना चाहिए या वैसा ही सोचना चाहिए, उनको ये लगता था। तो हम इस एज को प्योरिटन एज भी कहते हैं, एज ऑफ मिल्टन के साथ साथ। अब आते हैं सिविल वार की तरफ, तो हम बाद में जाएंगे। पहले हम देखते हैं, एक तरफ है रॉयलिस्ट और एक तरफ है पार्लियामेंटेरियंस। रॉयलिस्ट में किंग चार्ल्स फर्स्ट है और उसके चाहने वाले हैं। पार्लियामेंट दूसरी तरफ है, उस जो वो प्योरिटन है, यूँ समझ लें। पार्लियामेंटेरियन कौन है? प्योरिटन्स है। अब कैथोलिक लड़की से शादी के बाद किंग और उनके दरमियान एक दीवार तो आ गई है पार्लियामेंट के दरमियान। पार्लियामेंट और प्योरिटन तो जो थे वो ज़्यादा ताकतवर थे, क्योंकि सारी तजारत उनके पास है, तमाम ट्रेडिंग कंपनीज, सारी वेल्थ उनके कब्ज़े में है। बाहर बनी हुई जो कॉलोनीज़ थी उनसे जो पैसा आता था वो भी उन्हीं के कब्ज़े में है। तो किंग चार्ल्स फर्स्ट डिसाइडेड टू हैव अटैक एट स्पेन उस वक्त, जबकि अवाम और पार्लियामेंट वाले जंग के ख़िलाफ़ हैं। तो एक मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो जंग के लिए एक पैसा भी देने को तैयार नहीं होते, और किंग की ख्वाहिश को वो ठुकरा देते हैं। 1625 में इस मीटिंग के बाद किंग इस पार्लियामेंट को डिज़ोल्व कर देता है। अब किंग के सर पर तो लड़ाई का जुनून है, तो 1626 को दोबारा एक मीटिंग होती है राइट आफ्टर 1 ईयर। तो वो भी पिछली मीटिंग की तरह किंग कहता भाड़ में जाए पार्लियामेंटेरियन और उनका पैसा। आई हैव इनफ रिसोर्सेज टू बीट स्पेन। एंड वो फाइट शुरू कर देता है, बट इट वाज अ कंप्लीट फेलियर। लिहाजा वो वार हार के वापस आता है।
अब जो है ना थर्ड मीटिंग होती है 1629 को। थर्ड मीटिंग पे एक वो थे बकिंघम थे जो कि एडवाइज़र थे चार्ल्स फर्स्ट के, उनको 1628 में मर्डर कर दिया गया होता था। अब 1629 को जो मीटिंग हो रही है उसमें किंग उस बकिंघम का जो उसका एडवाइज़र था जिसका कत्ल कर दिया गया था, उसका इल्ज़ाम किंग किस पे लगाता है? पार्लियामेंट पे लगाता है। और उसमें एक नामज़द भी करता है जॉर्ज इलियट को कि इसने कत्ल करवाया है। किंग को लगा कि और उसको वो जेल में भी भिजवा देता है। किंग को लगता है कि जॉर्ज का जो हाल है हशर देखकर ये मुझसे डर जाएंगे और मेरा कहना मानेंगे। लेकिन वो जो 1629 को मीटिंग हो रही है वो भी डिज़ॉल्व, और अगले 11 साल तक फिर कोई मीटिंग नहीं हुई। अब यहाँ पे एक बात है कि एलिज़ाबेथ की जो क्वीन एलिज़ाबेथ का जो बाप था हेनरी एट्थ, उसने जो कैथोलिक मोनेस्ट्रीज़ थी सारी उनको तोड़ दिया था इंग्लैंड में जब प्रोटेस्टेंट का बोलबाला होता है। तो चार्ल्स किंग 1638 को फैसला करता है कि इन मोनेस्ट्रीज़ को दोबारा बनाया जाएगा। तो यहाँ थोड़ी थोड़ी बगावत शुरू होती है और इंग्लैंड आहिस्ता आहिस्ता सिविल वार की तरफ बढ़ रहा है। यानी एक तरफ रॉयलिस्ट और किंग और किंग के चाहने वाले, दूसरी तरफ दूसरे लोग, तजारत पेशा लोग, प्योरिटन और पार्लियामेंट। और बगावत काफ़ी बढ़ भी जाती है और बागियों के फिर दबाने के लिए भी तो पैसा चाहिए था, जो कि किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। एक दफ़ा फिर मीटिंग बुलाई जाती है, चौथी मीटिंग 1640 को। उसमें भी इससे किंग पैसे मांगता है, लेकिन जॉन पिम है एक बंदा पार्लियामेंट का, वो शर्त रखता है कि जहाज़ों पर टैक्स जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन किंग इस शर्त को नहीं मानता, फिर मीटिंग निकाम। लेकिन अब किंग को अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि अब से अगर पैसा चाहिए तो फिर झुकना पड़ेगा। फिर एक फिफ्थ मीटिंग होती है पार्लियामेंट की, और की 1640 में ही होती है। अब ये डिज़ॉल्व नहीं होती। अब पार्लियामेंटेरियन कहते हैं कि हमारी मर्ज़ी के बगैर मीटिंग भी डिज़ॉल्व नहीं हो सकती, और इंग्लैंड में एक सिविल वार भी शुरू हो चुकी है जो कि किंग चार्ल्स फर्स्ट रॉयलिस्ट और इधर से वर्सेस पार्लियामेंटेरियन के दरमियान में है 1642 को। ये लड़ाई इतनी बढ़ती है कि किंग का एक ख़ास आदमी होता है स्टैटफोर्ड, उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाते हैं। उसको फिर किंग को ही फोर्स करते हैं कि उसके डेथ वारंट पे साइन कर दो, अदरवाइज़ आपके जो वाइफ और किड्स हैं उनकी लाइफ ख़तरे में है। तब तो किंग साइन कर देता है, लेकिन कुछ अर्सा बाद पार्लियामेंटेरियन चार्ल्स की बीवी पर भी गद्दारी का इल्ज़ाम लगा देते हैं और कोशिश करते हैं कि क्वीन को भी किसी तरह फंसाया जाए। अब किंग जनवरी 1642 को 5 पार्लियामेंटेरियन को अरेस्ट करने का हुक्म देता है, लेकिन पार्लियामेंट साफ इनकार कर देती है कि कोई भी उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता और ये 5 पार्लियामेंट अरकान छुप जाते हैं। किंग चार्ल्स फर्स्ट को अब एहसास हो जाता है कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं, तो वो क्वीन को हॉलैंड भिजवा देता है अपने बच्चे के साथ। जॉन पिम जिसने पहले एक कहा था कि जहाज़ों पर टैक्स ख़त्म कर दो, वही किंग के पास एक दफ़ा वापस आता है कि हमें आर्म्ड फोर्सेस पर, लॉ के ऊपर और चर्च के ऊपर मुकम्मल इख्तियार चाहिए, लेकिन किंग उसको इग्नोर कर देता है। उसके बाद पार्लियामेंट अपनी आर्मी तैयार करते हैं और किंग अपनी 1642 को एक सिविल वार शुरू होती है। शुरू में किंग उनको धूल चटाता है, पार्लियामेंट की हार हो रही होती है, लेकिन फिर एक शख्स जाहिर होता है। ये जो स्क्रीन पे आपके सामने है, इनका नाम है ओलिवर क्रॉमवेल। ये एक बहुत बड़ा डिक्टेटर गुजरा है ब्रिटेन की तारीख में। ये जाहिर होते हैं ही मेक्स अ वेल ट्रेन्ड एंड डिसिप्लिन्ड आर्मी। हिज आर्मी देन डिफीटेड किंग चार्ल्स आर्मी इन 3 years एंड देन इन 1647 किंग वॉज अरेस्टेड। अच्छा, किंग अरेस्ट हो गया, ये अब डिक्टेटर है वहाँ का ओलिवर क्रॉमवेल। लेकिन यहाँ किंग से ना एक मैं तो कहूँगी बेवकूफ़ाना काम किया कि उसने पार्लियामेंट के साथ किसी किस्म की कोई बातचीत या मज़ाकरात करने से इनकार कर दिया। देन पार्लियामेंट वाज फोर्स टू एग्जीक्यूट किंग चार्ल्स फर्स्ट, तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। यहाँ से इंग्लैंड में बादशाहत का ख़ात्मा हो गया और डेमोक्रेसी का बीज बोया गया। एक्चुअली वो डेमोक्रेसी तो नहीं थी, वो तो डिक्टेटरशिप थी। अब आगे जो साल आएंगे इस बंदे की, ओलिवर क्रॉमवेल की लीडरशिप में, तो वो इंग्लैंड को पता चल जाएगा कि वो कैसा था। चलें, डेमोक्रेसी लोगों को लग रहा है कि आ गई है। अच्छा,
इस एज में ड्रामा तो हो गया था बिल्कुल ख़त्म। अगर हम लिटरेचर की तरफ आए, ये तो था पॉलिटिकल बैकग्राउंड, अब हम आते हैं लिटरेचर की तरफ कि लिटरेचर में क्या हो रहा था। तो ड्रामा तो हो गया है तकरीबन ख़त्म, बल्कि बस से बदतरीन हालत में हो गया है। 1642 को जब सिविल वार ब्रेकआउट होती है तो प्ले हाउसेस बंद कर दिए जाते हैं। पेरिटन वैसे भी ड्रामे के हक़ में नहीं थे, उन्हें लगता था कि ड्रामा जो है ना वो मॉरली लोगों को करप्ट करता है। तो जब वो ड्रामास प्ले ही नहीं हो रहे, परफॉर्म ही नहीं हो रहे, तो राइटर्स ने भी लिखना छोड़ दिए, ड्रामा को तो सिरे से छोड़ ही दो। फिर आते हैं हम प्रोज़ की तरफ। हाँ, प्रोज़ में काफ़ी डेवलप हो रही थी, हर चीज़ पर, हर टॉपिक पर प्रोज़ लिखी जा रही थी। वो भले सोशियो पॉलिटिकल इवेंट हों, भले साइंस और फिलॉसफी हो, भले साइंस और रिलीजन हो, भले वो कॉलोनियल वॉयजेज़ हों, उन सबको प्रोज़ में लिखा जा रहा था। प्रोज़ उस वक्त बहुत पॉपुलर थी। और उसमें ट्रैवल जो वॉयजेस थे उनको, क्योंकि उसमें दूसरे कल्चर जानने को मिलते थे। प्रोज़ में एक अच्छा नाम है, बहुत बड़ा नाम है थॉमस ब्राउन का। ये एक फिजिशियन भी था एक्चुअली, और ये फेमस प्रोज़ राइटर भी है। इसके 3 वर्क हैं जो इसने 1642, 1646 और 1658 में लिखे हैं। पहला रिलीजियो मेडिसी, इसमें उसने क्रिश्चियन मज़हब को साइंस के साथ मिलाने की कोशिश की है। फिर सूडोडोक्सिया एपिडेमिका, फिर हाइड्रोटेफिया। ये इसके तीनों वर्क हैं, ये हैं तीनों के तीनों साइंटिफिक वर्क। ये प्रोज़ में इसने लिखे हैं। उसके बाद हैं फ़िक्शन की तरफ। फ़िक्शन में सिर्फ एक ही नाम है, एक ही नावल है। नावल की तरह का एक चीज़ है द मैन इन द मून, 1638 को लिखा गया फ्रांसिस गॉडविन की तरफ से। नावल अभी कोई नहीं लिख रहा। फिर आते हैं पोइट्री। हाँ, पोइट्री इस एज में काफ़ी फेमस थी। पोइट्री 3 तरह की लिखी, मेटाफिजिकल, रिलीजियस और खेवेलियर। खेवेलियर तो वही थे वो जो किंग को सपोर्ट करते थे, और मेटाफिजिकल का तो एक ग्रुप था जो जैकोबियन एज में शुरू हुआ, वो अब भी लिख रहा है। अच्छा, इसमें जो एक बात है कि इस ज़माने के जो सियासी हालात थे वो इंतहाई ख़राब थे, लेकिन किसी भी राइटर ने उन सियासी हालात के बारे में नहीं लिखा, ना डिस्कस किया। जंग और सियासत पोइट्री पर असरअंदाज नहीं हुए। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि जब साइंस हर तरफ तरक्की कर रही थी, तब मज़हब पर इतनी ज़्यादा पोइट्री क्यों लिखी जा रही है, जबकि हर तरफ तो साइंस है। क्योंकि उन दिनों प्योरिटन हैं, उनका बोलबाला है, कट्टर मज़हबी हैं, वो ड्रामा के ख़िलाफ़ हैं। वो समझते थे कि हमारे मज़हब में ड्रामा हराम है। इसीलिए पोइट्रीज़, और वो भी रिलीजियस पोइट्री, ज़्यादा लिखी जा रही थी। लेकिन जो शायर हैं उन्होंने उस ज़माने के हालात पर जो कुछ नहीं लिखा, जिसकी वजह से बाद के जो क्रिटिक्स हैं वो उन्होंने उनको शदीद तनकीद का भी निशाना बनाया इस बात पर। एंड जो खेवेलियर पोइट्स हैं वो बेन जॉनसन से बड़े मुतासिर हैं, इन्फ्लुएंस्ड हैं। वो सपोर्टेड करते थे चार्ल्स फर्स्ट को, कोर्टियर थे उसके। और इस एज का एक बहुत बड़ा नाम पोइट्री में ही है, जॉन मिल्टन। 1608 से 1674 तक। अगरचे इसके ऊपर मैं एक पूरी अलहदा वीडियो भी बनाऊंगी मिल्टन पर, लेकिन इसका जो 4 कैटेगरीज़ में इसके वर्क को हम डिवाइड करते हैं। एक इसका कॉलेज, जब ये कॉलेज में ही था तब भी इसने एक वर्क लिखा। फिर इसका हॉर्टन वर्क, हॉर्टन जब ये ट्रैवलिंग करता था तब भी इसने कुछ वर्क लिखे। फिर इसकी प्रोज़ में भी इसने काफ़ी कुछ लिखा, और काफ़ी मतलब कि डेयर तरीके से लिखा है। ऐसी ऐसी चीज़ें उस ज़माने में जो कि जिनकी इजाज़त नहीं होती थी, जो उस ज़माने में एक्सेप्टेबल नहीं थी, उन पे भी लिखा। देन उसका आता है लेट पोइटिक वर्क। लेट पोइटिक वर्क में उसका शाहकार कह सकते हैं 1667 का पैराडाइज लॉस्ट, जो कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी। वही एक बहुत बड़ा नाम है, और इसी राइटर के नेम पे इस एज को हम एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।